जब सरकार अन्याय करती है और मेरे को लगता है कि अब भगत सिंह की ज़रूरत है तो मैं भगत सिंह बन जाता हूँ। जब मेरे को लगता है कि यहाँ कानून की ज़रूरत है, यहाँ सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, तो मैं बाबा साहब की ओर से अगर मेरे को ताकत मिलेगी तो ये सरकार मेरे को 5-5 बार गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है तो सरकार कर रहा हूँ तो बिल्कुल अगर मौका मिलेगा और राजनीतिक ताकत मिलेगी तो राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे, आमजन की आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे। लोग बोलते नहीं हैं, लोग लड़ना भूल गए, लोग बस अत्याचारों को झेल रहे हैं। लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को अधिकारों को समझना चाहिए और सबसे बड़ी बात लोगों को पढ़ना चाहिए। लोग पढ़ेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग अगर शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे तो लोगों को अपने अधिकार मिलेंगे। तो लोग मनोज मीणा की जब तक सांसें चल रही हैं आपकी लड़ाई को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। अभी सड़कों पर लड़ रहे हैं और जब मौका मिलेगा आगे मजबूती से तो सदन में भी आपके लिए लड़। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आज एक विशेष बातचीत के तौर पे आज एक जाने माने चेहरे जो पूरे राजस्थान में आप सभी जानते हैं, मनोज मीणा हैं हमारे साथ में। और लगातार वो युवाओं के मुद्दे पे सक्रिय रहते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। जब भी किसी भी भर्ती का मामला होता है और जब युवाओं के ऐसे मुद्दे जब गायब हो जाते हैं तब सबसे सक्रिय रूप में आप मनोज मीणा को देखते हैं। आज उनसे बातचीत करने के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मनोज जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी पूरी टीम का, आपका पूरे चैनल का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप आपकी पृष्ठभूमि, आपके जीवन के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की इस तौर पे। देखो, ऐसा है, बेसिकली मैं गांव देहात से आता हूँ और दौसा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है मंडावर, वही मेरी जन्मस्थली है। और जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मैंने वहीं से करी 10th तक। उसके बाद में मैं जयपुर आ गया था और जयपुर आके फिर यहाँ से आगे की पढ़ाई करी। और यहाँ से आगे की पढ़ाई उस समय से कर रहा था तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उस समय भी था। मैं फिर 12th के बाद में यहाँ से इंजीनियरिंग किया, जयपुर से ही YIT कॉलेज करके है सीतापुरा में, बड़ी कॉलेज है इंजीनियरिंग की। 2016 में मैं इंजीनियरिंग पास आउट हो गया था। अब आप जानते हो कि जब कोई भी अगर ग्रामीण परिवेश से आता है तो एक मन में ये होती है कि अपन एक सरकारी नौकरी लगे। घरवालों के सपने होते हैं, क्योंकि घरवाले अपने को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं कि एक अच्छी नौकरी लग के एक अपना जीवन जिए और अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ज़िंदगी को जिए। तो मैं भी उसी राह पे था और 2016 के बाद में 2020 तक मैं लगातार कंपटीशन की तैयारी ही कर रहा था जयपुर में रह के, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करने में लगा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। और हुआ ऐसे कि जब मैं अपने अध्ययनरत था, उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो 2020 में एक पेपर था मेरा राजस्थान JEN का। JEN की जो एग्ज़ाम होती है, तो सिविल से मैंने BTech किया हुआ था, तो वो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग रहा था काफ़ी लंबे समय से। और जैसे ही वो मेरा एग्ज़ाम था 6 दिसंबर को, तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। वो बाद में अगले दिन पता लगा कि वो पेपर लीक हो गया। तो मेरे को बड़ी पीड़ा हुई, मैंने यार इतनी मेहनत करी और घर वालों की उम्मीद थी ये पेपर लीक हो गया तो अब कैसे अपने सपने पूरे हो। फिर कुछ जान पहचान तो थी नहीं जयपुर में, नेताओं से वैसे मेरा मिलना ही का था नहीं, पहले मैं किसी से मिलता भी नहीं था, थोड़ा सा अकेला ज़्यादा मैं रहना पसंद करता था। फिर मेरे को लगा कि यार अगर अपने साथ गलत हुआ है और ये लड़ाई अपने को लड़नी चाहिए, तो ऐसे करके मन में ख्याल आया। और उस समय कोई जान पहचान तो नहीं थी, लेकिन ये लड़ने का मन बना लिया था मैंने। तो ऐसे करके मैंने उस समय शुरुआत करी थी और शुरुआत करके उस पेपर को हमने बड़ा आंदोलन किया राजस्थान में, और किरोड़ी लाल जी का भी साथ था उस समय हमको, और उस पेपर को रद्द करवाया। उस समय 120 का पेपर था, 90 नंबर मेरे थे, तो मेरे को लगा आराम से JEN अपन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, नियति कुछ और मंजूर था और पेपर लीक हो गया। पेपर हमने वो रद्द करवा लिया, लेकिन नियति को फिर भी कुछ और ही मंजूर था। फिर हम दोबारा सोचा कि चलो 3 महीने बाद फिर एग्ज़ाम था हमारा दोबारा पेपर रद्द के बाद में, और वो पेपर दोबारा लीक हो गया था।
फिर हम फिर लड़े सड़कों पे, फिर आंदोलन करा, फिर अनशन करे, धरने करे। फिर वो लड़ाई हमने ही लड़ी, किसी नेता ने साथ नहीं दिया हमारा। लेकिन गहलोत सरकार थी उस समय, गहलोत सरकार मानी नहीं और गहलोत सरकार ने हमें अनसुना कर दिया। फिर मैं साथ साथ में जो और बच्चे थे कई भर्तियों के, उस समय लाइब्रेरी का पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ, एसआई का पेपर लीक हुआ, जेईएन का पेपर लीक हुआ। तो ये तमाम जो पेपर लीक हो रहे थे तो उनकी पीड़ा भी मेरे जहन में थी कि जब मैं इतना दुखी हूँ तो ये कितना दुखी होंगे। और जैसे मैं मेरी मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा था, काम कर रहा था, तो तमाम जो युवा थे वो प्रेरित हो रहे थे और वो देख रहे थे कि मनोज मीणा एक लड़ाई लड़ रहा है पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उनको भी मेरे से एक उम्मीद लगी और वो भी उनकी मांगों को लेकर मेरे से जुड़ गए कि हमको भी आप न्याय दिलाओ। फिर मैं उनकी भी लड़ाई लड़ने लग गया और उस समय मैंने मन बना लिया था कि ये सिस्टम को बदलना है और युवाओं के लिए काम करना है। और 2020 से मैं आज तक बेरोजगार युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। राजस्थान, पूरे राजस्थान में मजबूती से युवाओं के मुद्दों पर मैं सक्रिय रहता हूँ। बेसिकली सेंटर राजधानी रहता है, लेकिन जहाँ युवा कह देते हैं वहाँ मैं पहुँचता हूँ। राजस्थान के ऐसा कोई ज़िला नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ युवाओं की आवाज़ को लेके। हर कलेक्ट्रेट का मैंने घेराव करा हुआ है युवाओं की आवाज़ को लेके। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि मैं एक युवा की पीड़ा को जानता हूँ कि वो घर से आता है तो कितनी पीड़ा उसे होती है, कितनी परिस्थितियाँ उसकी ख़राब होती है, कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। घरवाले उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जयपुर जैसे बड़े शहरों में भेजते हैं और उसके बावजूद जब उसे सफलता नहीं मिलती है, पेपर लीक हो जाता है और वो परेशानियाँ झेलता है, तो वो चीज़ें मैंने देखी है और मैंने खुद ने भोगी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि और युवा स्ट्रगल करे, समस्या उठाएं। तो मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे प्रयास करता हूँ और लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ युवाओं की। आज 5 साल हो गई और संघर्ष जारी है। जी, जब आप युवाओं के मुद्दे पर बोलते हैं, हर एक भर्ती पर जब ऐसी भर्ती जिनमें भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे मामलों पर जब आप सक्रिय रहते हैं, कैसा लगता है आपको? देखो, ऐसा है कि जब पेपर लीक होता है ना और किसी भर्ती में भ्रष्टाचार होता है तो एक मेरे मन में, मैंने कहा ना कि मेरे मन में जो टीस है कि यार अगर उस समय पेपर लीक नहीं होते तो मैं नौकरी लगता, मैं खुद जेईएन होता। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो पेपर लीक के चलते अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो उस समय बहुत सारे लोग जो लगने चाहिए थे वो जेईएन बनते, सब इंस्पेक्टर बनते, मास्टर बनते, आरएस बनते, पटवारी बनते, वीडियो बनते, लेकिन वो नहीं बन पाए। बने कौन? जिनके पास पेपर मिल गया, जिनका जुगाड़ था, जिनके बड़े नेटवर्क था और जो बड़े लोग बागों के बच्चे थे, बड़े अधिकारियों के बच्चे थे, बड़े नेताओं के बच्चे थे। तो मेरे को वो एक टीस है कि मन में कि गरीब का जो बच्चा है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेताओं के बच्चे तैयारी नहीं करते ना, उनके बच्चे तो विदेश में मौज करते हैं और बड़ी जगह रहते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता पेपर लीक हो रहा है, भर्ती आ रही कि नहीं आ रही। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैंने वो पीड़ा देखी है। इसलिए मेरा मन ये है कि बेरोज़गार युवाओं के साथ में किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है भर्तियों में तो उसके खिलाफ मैं लड़ता हूँ, भर्तियाँ नहीं आ रही तो मैं लड़ता हूँ, रिजल्ट नहीं आ रही तो मैं लड़ता हूँ, और भी युवाओं के साथ में कोई समस्या होती है तो मैं लड़ता हूँ, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही तो मैं लड़ूंगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा तो मैं लड़ूंगा, जो भी युवाओं की समस्या होगी मैं लड़ूंगा। क्योंकि मैं गरीब किसान मजदूर के बच्चे की पीड़ा को जानता हूँ कि वो बड़े सपने लेके बड़े शहरों में तैयारी करते हैं और पेपर लीक के चलते और भ्रष्टाचार के चलते जब उनके सपने पूरे नहीं होते तो वो एक प्रकार से एक ट्रॉमा की तरह मान लो, उन्हें वो दर्द महसूस होता है और उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ता है। और पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है। पेपर लीक एक राजस्थान बेरोजगार युवाओं के लिए कैंसर की बीमारी की तरह है, जो लाइलाज बीमारी है। सत्ता में बैठे लोग इसका कोई इलाज नहीं चाहते, आपस में लड़ते हैं, आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन पेपर लीक तो अभी भी बंद नहीं हुए, अभी भी हो रहे हैं ना पेपर लीक। तो मेरा मन ये है कि इन चीज़ों पे अब रोक लगनी चाहिए और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं का भला हो सके और एक गरीब किसान मजदूर के बच्चों को नौकरी लगने के अवसर मिल सके। जी, जब आप युवाओं की बात रखते हैं जी, और हर एक मुद्दे पर जब किसी भी भर्ती में हो, आप किसी भी धरने में शामिल होते हैं, किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में शामिल होते हैं, उससे पहले आपको पुलिस डिटेन करती है। काफ़ी बार हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह से आपकी आवाज़ उठाई जाती है,
जब आपको पुलिस डिटेन करती है, पुलिस आपको लेके जाती है, क्या लग रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है, मैंने तो आपसे कहा अभी कि मैं युवाओं के मुद्दों पर पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, और ये 5 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, सरकार चाहती है कि युवाओं की कोई भी बात करने वाला व्यक्ति को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जब भी मैं युवाओं की आवाज़ उठाता हूँ तो सरकार का रवैया, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मेरे लिए सेम रहता है कि अगर कोई बड़े नेताओं की रैली होती है तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब मैं युवाओं की लड़ाई लड़ता हूँ, जब मैं सरकारों से सवाल पूछता हूँ, जब मैं सरकारों से कहता हूँ कि भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही, जब मैं सरकारों से कहता हूँ कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें रास नहीं आती। अभी जब से राजस्थान में पिछले साल भर में मैं आपको बताऊं कि मेरे को 1 साल में इन्होंने 5 बार गिरफ्तार करा है बीजेपी की सरकार ने। राजस्थान का कोई भी बड़ा नेता अगर 5 बार गिरफ्तार हुआ हो तो आप मेरे को बता दीजिए, कोई भी युवा नेता गिरफ्तार हुआ हो तो आप मेरे को बता दीजिए। मेरा गुनाह क्या है? मैं सरकार से ये कह रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, JN भर्ती परीक्षा और तमाम भर्ती परीक्षाओं में, चाहे RS की भर्ती परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा हो, इनमें घोटाले हुए हैं और इनकी आप CBI जांच कराइए। और SI भर्ती परीक्षा में प्रूफ मिल गए, सारे सबूत मिल गए, तो आप SI भर्ती परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए, क्योंकि SOG ने भी इन्वेस्टिगेशन करके कह दिया कि पेपर लीक हुआ है। RPSC के लोग उसमें शामिल है, अध्यक्ष शामिल है, सचिव शामिल है और अधिकारी शामिल है। तो इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। इन्होंने सब कमेटी बनाई, उन्होंने भी कह दिया पेपर लीक हुआ है, SI का रद्द करना चाहिए। तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई, लेकिन अभी तक भी आप देखोगे कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। और जब मैं सरकार से ये सवाल मैंने पूछे, तो जब मैंने सवाल पूछे तब मेरे को सरकार ने जेल में डाला। अभी आपने देखा होगा कि मैं गणेश जी के मंदिर जा रहा था तो जाने नहीं दिया, अनशन पे बैठ रहा था तो बैठने नहीं दिया, जेल में ले गए मेरे को। तो मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि क्या राजस्थान में अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है? क्या राजस्थान में आवाज़ उठाना कोई गुनाह हो गया है? क्योंकि सरकार इतनी डरी हुई है कि वो चाहती नहीं कि कोई युवाओं की बात करे, और हर बार मेरे को गिरफ्तार करते हैं, डिटेन करते हैं। मेरे अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया, X को दोबारा रिकवर हो गया, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश करी, सरकार की अनुशंसा पे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ये सरकार चाहते हैं कि वो युवाओं की कोई बात नहीं करे, युवाओं की कोई आवाज़ नहीं उठाए, और उसको लेकर ये सारे हथकंडे अपनाते हैं और ये मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं सरकार से बस इतना ही पूछता हूँ कि मेरा क्राइम क्या है, मेरा गुनाह क्या है? अगर युवाओं की आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह फिर मैं 1000 बार करूँगा। आप चाहे मेरे को 5 बार की जगह 500 बार गिरफ्तार कर लीजिए, आप मेरे को डिटेन कर लीजिए, आप मेरे को फांसी लगवा दीजिए, आप मेरे को मरवा दीजिए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि मेरे को पता है कि एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे की गांव में बैठ के पीड़ा क्या है और वो किन हालातों में पढ़ाई करता है। जब पेपर लीक होता है तो उस पर क्या गुजरती है, उसके घर वालों पर क्या गुजरती है, ये मैं समझता हूँ। भजन लाल नहीं समझेगा, अशोक गहलोत नहीं समझेगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी चीज़ें देखी नहीं है ना, उनके बच्चों ने ना देखी ना उन्होंने देखी, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार से मेरा सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को ये ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, और इस प्रकार से अगर हर बात पे 151, 144 लगाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि सड़कों पर कौन लड़ाई लड़ेगा। और इस प्रकार से सरकार को नहीं करना चाहिए, बड़ा मन रखना चाहिए, और अगर कहीं भी गलत हुआ है तो उन चीज़ों में सुधार करना चाहिए, ना कि जो आवाज़ उठा रहे उन्हें जेल में डाले। तो मेरे को पीड़ा होती है। देखो, मैं भी एक गरीब किसान मजदूर परिवार से आता हूँ, मेरे को भी दुख होता है कि ये सरकार इतनी नासमझ और इतनी तानाशाही क्यों कर रही है। क्यों नहीं समझती कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बातें सही है? क्यों नहीं समझते कि पेपर लीक पे जो लड़ाई लड़ रहा है मनोज, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इनको रास नहीं आता साहब। अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के आंदोलन धरने होते हैं तो ये उन नेताओं को जेल में क्यों नहीं डालते, लेकिन मेरे को डाल देते हैं। चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन मैं सरकार से यही कहूँगा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और सुनने की क्षमता रखनी चाहिए भजन लाल जी को। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और मेरे राइट्स है आवाज़ उठाना, लोगों के लिए लड़ना, और ये सरकार मेरे को दबा नहीं सकती। जी, आप जिस समुदाय से आते हैं जी, उस समुदाय पर लगातार राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में TSP एरिया में देख लीजिए लगातार अत्याचार बढ़े हैं। पूजा बिल का मामला है, आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं, उनकी घटनाएं बढ़ी हैं, और ऐसे शर्मसार करने वाले विषय आते हैं, और आप लगातार एक वैचारिकी व्यक्ति हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, सिस्टम में
बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी समाज में हो रही हो, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलती है SC ST समाज के लोगों के साथ में जो एट्रोसिटी होती है, तमाम प्रकार की जो घटनाएं होती है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में हैं, एक लोकतांत्रिक देश में हैं। अगर आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी अगर ये घटनाएं हम फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अभी भी सिस्टम सुधरा नहीं है, अभी भी लोगों की सोच बदली नहीं है। तो ये चीज़ें अब रुकनी चाहिए और जो भी सरकारें हैं उनको इसको लेकर बढ़ चढ़कर प्रयास करने चाहिए। और हमारे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो भी जागरूक नहीं हो पाए, शिक्षा का अभाव है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है और बहुत सारे चीज़ों को लेकर अभी काम हमें करना है। बहुत सारे मामले हम देखते हैं कि थानों में FIR दर्ज नहीं होती, लोगों को भगा देते हैं क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी सुधार होना चाहिए और आने वाले समय में बड़ी लड़ाई इन मुद्दों पे भी हम लड़ेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे समाज की जागरूकता तमाम मुद्दों पे होनी चाहिए और किसी भी वर्ग के साथ में कोई भी गलत नहीं करे उसको लेकर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हर समाज जागरूक बने, शिक्षित बने, संगठित बने, जिससे वो अपने अधिकारों को पहचाने। क्योंकि हमारे लोगों को हमारे अधिकार ही नहीं पता। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके बारे में लोग जानते ही नहीं है कि हमारे को बाबा साहब ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं। आज जिस प्रकार से लोगों को दरकिनार किया जाता है, लोगों की अनसुनी करी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण है कि उनमें जागरूकता का अभाव है। तो हमारे जो लोग सक्षम हैं उनको मदद करनी चाहिए, एक साथ आना चाहिए और लोगों के विकास के लिए, सरकारों को भी लोगों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए उन्नति तरक्की के रास्ते खोलने चाहिए। कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीमें चलानी चाहिए जिनसे लोगों का भला हो सके, लोग कुछ समझ सके और इसको लेकर हमारे लेवल पे भी हम काम करेंगे। बाकी तो देखो बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है और ये सिस्टम साहब आज से नहीं, बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है। तो एक दिन में तो नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि जल्दी हम सिस्टम को बदलेंगे और हमारे लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार देंगे और सम्मान से जीने उन्हें सिखाएंगे। और उन्हें जिस प्रकार से बाबा साहब कहते थे कि जिस प्रकार से उन्होंने कल्चर शुरू करा कि आप अच्छे से रहो, अच्छा पहनो, अच्छा पढ़ो और अच्छे प्रकार से अपना जीवन जियो, जिस प्रकार से वो सूट बूट पहन के एक मैसेज समाज में दिया करते थे कि हमारे लोग भी अब सारी गतिविधियों में भाग लेंगे, ऐसे ही हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूकता में जोड़ के एक मेन स्ट्रीम में से हमें उन्हें जोड़ें और वो भी हमारे तमाम भाइयों के साथ में खड़े हो सकें। जी, जब आप पिछली सरकार थी जी और अभी की सरकार है जी, दोनों ही सरकारों में आप बागी रहते हैं, हाँ। सरकारों के खिलाफ सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे कौन से महापुरुष हैं, कौन से महामानव है या कौन है आपका आइडियल जो आपको इन चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं? देखो ऐसा है, मैं गरीब घर से आता हूँ, लोगों की पीड़ा में समझता हूँ, इसलिए जब भी अन्याय होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। अगर बच्चे कहते हैं कि मनोज भाई हमारे साथ गलत हो गया, हमारा पेपर लीक हो गया, हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली, हमें कॉलेज में समस्या हो गई, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, जो भी उनके इश्यूज होते हैं जब भी मेरे ध्यान में आते हैं तो मैं उनके लिए लड़ता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गरीब किसान मजदूर के बच्चों की कोई नहीं सुनेगा। जो बड़े बड़े नेता आज सदन में बैठे हैं, आज वो सदन में पहुँच गए लेकिन वो उसके बाद में बदल जाते हैं, वो उनकी बात नहीं करते हैं। तो मैं तो साहब एक गरीब पृष्ठभूमि से भी आता हूँ, एक गाँव से भी आता हूँ, तो उन चीज़ों को मैं समझता हूँ। तो मेरे मन में तो एक पीड़ा है, इसलिए वो लड़ाई को लड़ने को लेकर मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। दूसरा जो आप कह रहे हो कि कौन महापुरुष है जिनसे मैं प्रेरित रहता हूँ, तो देखो जो लड़ने का जज्बा है वो मैं भगत सिंह से सीखता हूँ कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि देश की आज़ादी में उन्होंने जो रोल अदा किया उसको हम नहीं भूल सकते हैं। और भगत सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे। और जब हम बात करते हैं कानून की और संविधान को मानने की, तो मैं बाबा साहब को मानता हूँ कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने नियम कानून को लेकर जो लड़ाई लड़ी वो भी बहुत बड़ी लड़ाई थी। सामाजिक सुधारों को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो बाबा साहब को भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। भगत सिंह आइडल मेरे भी हैं और पूरे देश के भी है। गांधी जी को भी पढ़ता हूँ
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं आंदोलन करता हूँ, जब मैं अनशन की बात करता हूँ, जब मैं सत्याग्रह की बात करता हूँ, तो मैं उनसे सीखता हूँ, उनको मैं देखता हूँ कि इन्होंने भी उस समय बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये मेरे 3 लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ। जब सरकार अन्याय करती है और मेरे को लगता है कि अब भगत सिंह की ज़रूरत है, तो मैं भगत सिंह बन जाता हूँ। जब मेरे को लगता है कि यहाँ कानून की ज़रूरत है, यहाँ सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, तो मैं बाबा साहब की ओर देखता हूँ, तो मैं बाबा साहब के रास्ते पर चलता हूँ। जब मेरे को लगता है कि सरकार बहुत अनसुनी कर रही है, तो फिर गांधी जी के रास्ते पर भी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सबके अपने अपने विचार है, कुछ ना कुछ सब जगह से सीखने को मिलता है। और मैं ये जो मेरे लोग हैं इनसे मैं काफ़ी हद तक इनको पढ़ता हूँ। कुछ बातें कहीं अच्छी है, कुछ बातें कहीं अच्छी है, और एक लड़ने का जज्बा सभी में था। सबकी लड़ाई अलग अलग ज़रूर थी, लेकिन उनका उद्देश्य एक था। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ी गई थी, लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि देश को मजबूत करे, सुदृढ़ करे, और उन्होंने वो किया। और इन सब को मैं आदर्श मान के आगे चलता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। और मेरा मानना है कि एक दिन मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा और जो भ्रष्टाचार सिस्टम में उसे ख़त्म करूंगा, और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक ऐसा सिस्टम में पैदा करूंगा जो पेपर लीक जैसी घटनाएं और जो उनके साथ में हो रही है उनसे उन्हें निजात मिल सके, और एक गरीब किसान मजदूर का, पढ़ने वाला लड़का सरकारी नौकरी लग सके और उनकी उन्नति के अवसर खुल सके। जी, लगातार आप सड़कों पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिनों में राजनीति का मन है? देखो, ऐसा है, आज मैं सड़कों पे लड़ रहा हूँ। 1 साल में सरकार ने 5 बार जेल भेजा मेरे को। क्यों भेजा? क्योंकि मेरे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, मैं पॉलिटिकली बैकग्राउंड से नहीं आता, मेरे पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं, पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि मनोज मीणा सड़कों पर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, एक आम घर से आने वाला बच्चा है, तो इसे हम थाने में भेज सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, इसको डिटेन करा सकते हैं, इसकी आवाज़ दबा सकते हैं। लेकिन जब मैं युवाओं की लड़ाई लड़ता हूँ, सड़कों पर लड़ता हूँ, तो सरकारों को रास नहीं आता। लेकिन अगर मेरे पास, मेरे राजस्थान के युवाओं के लिए, जब राजस्थान के युवा इस बात को कहते हैं मेरे से कि मनोज भाई, आपके पास अगर राजनीतिक ताकत होगी तो हमारी लड़ाई और मजबूती से लड़ पाओगे, तो आने वाले समय में मेरे युवाओं का और मेरे क्षेत्र के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का, सबका अगर साथ और सहयोग मिला तो मजबूती से राजनीति में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। क्योंकि आज जो लड़ाई मैं सड़कों पे लड़ रहा हूँ, जो मुद्दे मैं सड़कों पे उठा रहा हूँ, कोशिश मैं मेरी पूरी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ सदन तक पहुँचे, सदन का रास्ता तैयार हो, तो उसको लेकर हमारे लोगों का साथ मिलेगा और युवा कहेंगे कि मनोज भाई, आपको लड़ना है और सदन में पहुंचना है, जिससे हमारी आवाज़ सदन में उठ सके, तो ज़रूर सदन का रास्ता भी हम पकड़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास कलम की ताकत नहीं है, जब तक आपके पास में कुछ इम्प्लीमेंट की ताकत नहीं है, जब तक आप बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर पाओगे। और सड़क की लड़ाई में मेरी में कभी आपको कमी दिखाई नहीं पड़ेगी। कल भी मजबूती से लड़ रहा था, आगे मजबूती से लड़ूंगा, लेकिन अगर मेरे को ताकत मिलेगी तो ये सरकार मेरे को 5-5 बार गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है तो सरकारें डरती है। तो मेरा ये मन है, मेरा ये मानना भी है कि अगर मेरे पास ताकत होगी तो राजस्थान के युवाओं का, आम जन का एक स्वाभिमान बढ़ेगा, उनके मुद्दों को मजबूती सदन में उठाएंगे। क्योंकि जो नेता इनसे वादे करके आते हैं वो यहाँ के बदल जाते हैं। और मैं सड़क की लड़ाई लड़के आ रहा हूँ, सड़क पे संघर्ष करके आ रहा हूँ, तो मेरे जहन में वो पीड़ा है। मेरे को पता है युवाओं के मुद्दे क्या है, मेरे को पता है आमजन के मुद्दे क्या है। क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से भी आता हूँ और मैं इनके बीच में रह के आया हूँ, और अभी भी मैं युवाओं के बीच में हूँ, अभी भी इनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर मौका मिलेगा और राजनीतिक ताकत मिलेगी तो राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे, आमजन की आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे, और बड़ी मजबूती से विधानसभा में उठाएंगे। और मेरा तो मानना है कि राजस्थान के युवाओं को विधानसभा में आना चाहिए, अच्छे लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए, जिससे कम से कम लोगों की बात हो सके। नहीं तो आप देख रहे हो, लोग आते हैं, अपना घर भरते हैं, अपने बच्चों को सेट करते हैं राजनीति में और चले जाते हैं, लेकिन आमजन वैसा कि वैसा ही रहता है। क्योंकि और मेरे बहुत सारे युवा मेरे से जुड़े हैं और मेरे से हमेशा कहते हैं कि मनोज भाई, जब मौका आएगा तो आपको मजबूत करने का काम करेंगे और आपको विधानसभा और संसद भेजने का काम करेंगे। आने वाले समय में मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे।
एक जरूरी सवाल, जी। आप धरने प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़कों पे रहते हैं, लगातार संवैधानिक दायरे में रहकर ये सारी चीज़ें करते हैं, और राजस्थान है वो सामंतवाद का गढ़ है, क्योंकि लगातार जो अत्याचार हैं, जो SC ST समुदाय के ऊपर, वर्ग के ऊपर, समानता का जो अधिकार है उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि हमारे लोगों में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। हमारे लोगों को उनके अधिकार नहीं पता, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि बाबा साहब ने जो ताकत दी है ना वो बहुत बड़ी है, और उनको बस पहचानना है। दूसरा, हमारे लोगों को इस बात को भी पहचानना पड़ेगा कि जिन लोगों को सदन में चुन के भेज रहे हैं, जो लोग हमारे समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे समाज की बात नहीं कर रहे, हमारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो उस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कहा ना कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत, और जब हम जिन लोगों को चुन के भेज रहे हैं और वो हमारे लोगों पे अगर ऐसी घटनाएं होती है, सामाजिक अत्याचार होते हैं, सामाजिक भेदभाव होते हैं, उस पर वो नहीं बोलते और उनके लिए वो नहीं कुछ कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को चुन के भेजो जो वास्तव में सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हो और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हो, तब जाके वो तस्वीरें बदलेंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे समाज में बहुत सारी कमियां रही है, बहुत सारे चीज़ें रही है जो हम समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सुधार की ज़रूरत है, और सुधार होगा अगर हम जिनको चुन के भेज रहे हैं, अगर उनकी नीयत सही होगी। और हमारे लोग आज से नहीं, बहुत लंबे समय से भोगते आ रहे हैं। हमारे लोग बहुत लंबे समय से जो चीज़ें हैं सामंतवाद की तरह, बहुत सारे चीज़ों में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं आज भी, क्योंकि कारण है कि लोग संगठित नहीं है, लोग बोलते नहीं है, लोग लड़ना भूल गए, लोग बस अत्याचारों को झेल रहे हैं। तो लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को अधिकारों को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, लोगों को पढ़ना चाहिए। लोग पढ़ेंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग अगर शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे, तो लोगों को अपने अधिकार मिलेंगे, तो लोग अपनी बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके।